एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। हम यहाँ पर सीईटी मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारा जो टॉपिक चला हुआ है वो डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लासेस आपकी चली हुई है। आज आपका टॉपिक नंबर 9 है और ये आपका आज लास्ट टॉपिक है। मैंने आपको डिजास्टर मैनेजमेंट के सारे टॉपिक सीरीज वाइज करवाए हैं। अगर आप इन टॉपिक्स को कर लेते हैं तो आपकी डिजास्टर मैनेजमेंट कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपके नंबर यहाँ पर कटने के चांसेस बहुत कम है। तो आपको यहाँ पर कंप्लीट ये प्लेलिस्ट ज़रूर देखनी है, जिसके अंदर आपको कुछ टोटल 9 क्लासेस देखने को मिलेंगी, 9 टॉपिक देखने को मिलेंगे। इन टॉपिक्स को आप कर लीजिए और अपने क्वेश्चन आंसर्स बनाइए, आपको यहाँ पर चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसके अलावा ईवीएस के प्लेलिस्ट मैंने अपडेट कर दी है, तो ईवीएस के कुछ टॉपिक्स आपके ऑलरेडी अपडेटेड है, कुछ रह गए हैं, तो कल से आपकी ईवीएस की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। और आपकी जो हरियाणा जीके है वो भी आपकी अपडेटेड है, साथ ही आपकी जो रोड सेफ्टी है वो भी आपकी करवाई जा चुकी है। तो जिसको भी पीडीएफ का एक्सेस चाहिए है उनको डिजास्टर मैनेजमेंट, ईवीएस, जीके और रोड सेफ्टी कंप्लीट जो है आपको मिल जाएगा। पेड पीडीएफ अवेलेबल है, नंबर मैंने आपको दे रखा है, आप मुझे व्हाट्सअप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास आपका लास्ट टॉपिक है डिजास्टर रिस्पॉन्स। पुलिस और अदर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए डिजास्टर रिस्पॉन्स के अंतर्गत पुलिस का क्या काम होता है और जितने भी अदर ऑर्गेनाइजेशन हैं। आज हम पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। जो मेन आर्म्ड फोर्स है वो हमने पिछली क्लासेस में कवर किया, जिसके अंदर हमारी तीनों सेनाएं आ जाती हैं। आज हम बात करेंगे पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज आपने अच्छे से समझनी है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो ज़रूर उसको लाइक करें, शेयर करें सभी के साथ, जहाँ मर्जी वहाँ शेयर करें और सब्सक्राइब कर लीजिए टीचिंग गोल्स को, बिकॉज बिल्कुल फ्री होता है और आपको सारी जो चीज़ें हैं वो उससे आप अपडेट रहते रहेंगे। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिजास्टर रिस्पॉन्स, पुलिस और अदर ऑर्गेनाइजेशन आपका टॉपिक है। तो सबसे पहले तो डिजास्टर रिस्पॉन्स के लिए हम पुलिस का रोल यहाँ पर पढ़ेंगे। डिजास्टर रिस्पॉन्स होता क्या है, जब भी कोई आपदा आती है तो उसके अंतर्गत भाई लोगों को बचाने के लिए तो एक तरीके से रिस्पॉन्स करना, प्रतिक्रिया दिखाना, भाई जल्दी जल्दी जो है लोगों को वहाँ से निकाला जाए, लोगों को जो नुकसान हुआ है, जो रिलीफ एक तरीके से प्रोवाइड होनी चाहिए वो एक तरीके से प्रोवाइड की जाए। तो पुलिस का क्या रोल है, हमने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस देखे हैं। कम्युनिटी का क्या रोल है, मीडिया का क्या रोल है, गवर्नमेंट का क्या रोल है। आज हम पुलिस के रोल के बारे में बात करेंगे। पुलिस का भी अपना एक रोल होता है। पुलिस डिपार्टमेंट यूजली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। भाई जितने भी लॉ एंड ऑर्डर है, जितने भी नियम कायदे कानून हैं, उनको बनाने के लिए हमारी जो पुलिस है वो उत्तरदायी होती है और कहीं ना कहीं इन चीज़ों को रिस्पॉन्सिबली मतलब करती भी है। बट इनका जैसे कई बार ना फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजास्टर कई बार चेंज होता रहता है, इंक्रीजिंग होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कई बार एक डेफिनेट टाइम के अंतर्गत, कुछ एक निश्चित समय के अंतर्गत आपके जो डिजास्टर है वो अनइवन हो जाते हैं ना, पता नहीं चल पाता कि कब कितने डिजास्टर आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो पुलिस है उनकी एक एडिशनल ड्यूटी भी हो जाती है पुलिस के लिए कि सारी चीज़ें जो है एक तरीके से सही टाइम पे हो, जो रिलीफ का कार्य है वो भी सही टाइम पर हो, कुछ भी ऐसी अनहोनी ना हो, कुछ भी ऐसी चीज़ें ना हो। तो ये सारा काम पुलिस का होता है। अभी जो उड़ीसा के अंदर जो ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है उसके अंदर आपने देखा होगा भी बहुत सारे लोगों के उसमें जो डेथ हुई है, काफ़ी सारी इसमें हानि हुई है। तो ये आपने एक न्यूज़ ये भी सुनी होगी तो कि वहाँ पर जन लोगों के ना मतलब इतना भीषण एक्सीडेंट होने के बाद भी लोगों का सामान वहाँ पर चोरी हुआ है। तो ये सारी चीज़ें देखने का काम एक तरीके से पुलिस का होता है कि जो भी अनवांटेड पीपल है, मतलब ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी मतलब कंडीशन में भी अपना फ़ायदा देखते हैं, ऐसे लोगों से कहीं ना कहीं बचाने के लिए भी पुलिस उत्तरदायी होती है। ह्यूमन बॉडीज़ होती हैं, उनके साथ किसी भी तरीके से कोई भी जो है ख़राब चीज़ें ना हो, कोई भी उसके साथ कोई छेड़छाड़ी ना हो ह्यूमन बॉडीज़ के साथ, तो वो भी देखने का काम कहीं ना कहीं पुलिस करती है। तो पुलिस के अपने अहम रोल होते हैं। स्ट्रॉन्ग पुलिस प्रेजेंस इन बोथ केसेस होते हैं। जैसे जो डिजास्टर है वो आपका मैन मेड भी हो सकता है, नेचुरल डिजास्टर भी हो सकते हैं, प्राकृतिक आपदा भी हो सकती है, मैन मेड आपदा भी हो सकती है। दोनों ही चीज़ों में पुलिस एक तरीके से देखती है और यहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ों को मजबूत करती है कि सिचुएशन का कोई भी एडवांटेज ना उठा सके। मतलब सिचुएशन एक बहुत ही खराब, एक दयनीय सिचुएशन है, उसमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस सिचुएशन का भी फायदा उठाने से नहीं चूकते। तो पुलिस इस चीज़ को देखने का काम करती है। पुलिस का अपना एक अहम रोल होता है। पुलिस रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर आइडेंटिफाई एंड असिस्टिंग दोज इन लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। पुलिस यहाँ पर उत्तरदायी होती है कि पता लगा सके भाई किनको ज़्यादा रिलीफ की ज़रूरत है, किनको बचाने की ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसे लोगों का पता लगाया जा सके और उनको टाइमली वहाँ पर क्या प्रोवाइड किया जा सके, सुविधा वहाँ पर प्रोवाइड की जा सके। प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाने का काम पुलिस का होता है, शुड बी प्रोवाइडेड टू इंजर्ड इंडिविजुअल। और इसके लिए आपके ट्रेंड हेल्थ प्रोफेशनल
को ग्राउंड ज़ीरो लेवल पर जो है डिप्लॉय करने का काम किया जाता है, ताकि लोगों को जो है एक जो प्रायर जो चिकित्सा है वो मिली जा सके, ताकि बाद में उनको आगे फर्दर रेफ़र किया जा सके। लेकिन उस एक पर्टिकुलर सिचुएशन में उनको एक जो होता है ना कि स्टार्टिंग में जो एक होता है भाई, उनको एक हेल्प, मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करने का काम, तो इस चीज़ को देखने का काम भी किसका होता है? पुलिस का होता है। ठीक है, तो पुलिस के अपने अहम रोल होते हैं। इसके साथ साथ हम आज बात करने वाले हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के बारे में, जो कि आपका पैरामिलिट्री फोर्सेस ही है। भारत में अर्धसैनिक बल के बारे में बात करेंगे, जो हमारी मेन आर्म्ड फोर्सेस है, जिसके अंदर आपका इंडियन एयर फोर्स आ जाती है, इंडियन आर्मी आ जाती है और इंडियन नेवी आ जाती है। ये तीनों सेनाएं हमारी जो मेन फोर्सेस है वो होती है, जिनके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। ये हमारी जो तीनों सेनाएं हैं, जिसके अंदर हमारी इंडियन एयर फोर्स, आर्मी और नेवी आ जाती है, ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। जबकि हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्स है, जिनको हम CAPF बोलते हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स बोलते हैं, ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत। ठीक है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये आते हैं जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। इनके बीच में डिफरेंस होता है, थोड़ा सा आपने वो समझना है। जो हमारी ये मेन जो सेनाएं हैं, ये सेनाएं हमें जो बाहरी जो थ्रेट है, बाहरी जो एक तरीके से चुनौती है, उनसे हमारे देश को बचाती हैं। जबकि जो हमारा पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जो हमारा CAPF है, वो आंतरिक जो परेशानियां हैं उससे हमें बचाती है। ठीक है, मतलब कंट्री के अंदर जो परेशानियां हैं उनसे हमें बचाने का काम CAPF का होता है। और जो हमारी मेन सेना है वो हमें आउटर टाइप में जो परेशानियां उनसे हमें बचाती है। तो ये थोड़ा सा आप बेसिक चीज़ें ध्यान में रखेंगे। पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। सेंट्रल आर्म्ड जो पुलिस फोर्स है CAPF, जो कि हम एक तरीके से पैरामिलिट्री फोर्स है। पहले इसको पैरामिलिट्री फोर्सेस बोला जाता था, बट बाद में इसको मार्च 2011 से इसको क्या बोला जाने लगा, इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत आता है और हमने एक नया नाम इसको दे दिया है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CAPF इसको दे दिया है। पहले इसको बोला जाता था पैरामिलिट्री फोर्सेस। तो इसके अंदर जो है काफ़ी सारे चीज़ें हैं। इसके अंदर हम कुछ 6 ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे, 6 से 7 ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला है आपका असम राइफल को पढ़ेंगे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, आपने इन सभी का नाम सुना हुआ है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF को पढ़ेंगे, इनका क्या रोल है सबका डिजास्टर मैनेजमेंट में, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद CRPF के बारे में आपने सुना होगा, उसको पढ़ेंगे। इंडो तिब्बतन पुलिस फोर्स के बॉर्डर पुलिस के बारे में पढ़ेंगे, भारत तिब्बत सीमा पुलिस। और NSG के बारे में तो आप सभी ने बहुत अच्छे से सुना होगा, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के बारे में बात करेंगे। और सशस्त्र सीमा बल, ये 7 जो है ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंतर्गत आती है। इनके बारे में आज अच्छे से बात करेंगे। जो कि आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जो कि आपका CAPF इसको अभी बोल दिया गया है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स इसको बोल दिया गया है। ये किसके अंतर्गत आते हैं? पहले ही आपको बता चुकी हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत आता है। जबकि जो कोस्ट गार्ड है और जो आपका डिफेंस सिक्योरिटी फोर्स है, ये वो फोर्स है जो कि आपकी मेन तीनों सेनाएं हैं, आर्मी है, नेवी है और एयर फोर्स है। ये तीनों आपकी किसके अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। और एक थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो CAPF है वो हमें आंतरिक जो परेशानी है, जो चुनौतियाँ हैं, उनसे हमारे देश को बचाने का काम करती है। और जो आपकी मेन तीनों सेनाएं हैं, ये हमें किससे बचाती है? जो बाहरी जो एक तरीके से थ्रेट है हमारे देश के लिए, उनसे हमें बचाती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस कड़ी में बात करेंगे कोस्ट गार्ड के बारे में, तट रक्षक के बारे में। आपको इसके बारे में पता भी होगा। विजन और मिशन, विजन मतलब क्या दृष्टिकोण है इनका, और मिशन इनका क्या है। तो ये हमेशा रेडी रहते हैं, बिल्कुल हर चीज़ के लिए तैयार रहते हैं, रिलेवेंट रहते हैं, तत्पर रहते हैं हर चीज़ के लिए, और हर चीज़ के लिए और टाइमली रिस्पॉन्सिव रहते हैं। यानी कि रेडी रहेंगे, तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे हर चीज़ के लिए, और जब भी कोई सिचुएशन होगी तो क्या करेंगे? रिस्पॉन्स करने का काम करते हैं कोस्ट गार्ड। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना, इसके बारे में पढ़ेंगे नीचे। इंडियन कोस्ट गार्ड इज़ अ मैरीटाइम आर्म्ड फोर्सेज ऑपरेटिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे हमारी जो और तीनों सेनाएं हैं, जैसे वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है, ऐसे आपका जो कोस्ट गार्ड है ये एक तरीके से किसके साथ मर्ज है, किसके साथ रिलेट करता है? इंडियन नेवी के साथ रिलेट करता है, जो कि आपकी जल सेना होती है, आप सभी को पता है। समुद्री जो सेना होती है वो हमारी ये होती है। जो हमारी जो मरी टाइम जो एक तरीके से हमें मरीन टाइम मतलब समुद्र टाइप, समुद्र से हमें प्रोटेक्शन का, समुद्र से प्रोटेक्शन का काम जो भी होता है वो हमारा किसका होता है? इंडियन कोस्ट गार्ड का होता है। तो एक तरीके से इसके साथ नेवी के साथ थोड़ा अटैच करते हुए हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड है, एक मैरीटाइम आर्म्ड फोर्सेस है, एक रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक समुद्री सशस्त्र बल है। हमें समुद्र से आने वाले हर खतरों से हमें बचाने का काम किया जाता है कोस्ट गार्ड के द्वारा।
It was formally established on 1 Feb 1977 by the Coast Guard Act 1978 of the Parliament of India. भारत की संसद के तटरक्षक अधिनियम 1978 के द्वारा इसको कब स्थापित किया गया था? 1 फरवरी 1977 को इसको स्थापित किया गया था। थोड़ा सा डाटा इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। और इसके अंतर्गत जो चीज़ें आती है वो क्या क्या होता है? कोस्ट गार्ड हमें किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है? हमारे ओशियन को, जितने भी हमारे महासागर है और ऑफ शोर है, जितने भी हमारे तटीय संपदा है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। साथ ही जो मरीनरीज इन डिस्ट्रेस में है, सेफ गार्ड लाइफ है, प्रॉपर्टी एट सी, यानी कि जो भी संकट में नाविक है उनकी सहायता करते हैं। अगर वो फंस गए हैं किसी कारणवश समुद्र में या महासागरों में, तो उनको हेल्प करने का काम करते हैं। और समुद्र के अंदर जितना भी एक्वेटिक लाइफ है, जीवन संपत्ति है, उन सभी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। यानी कि समुद्र से आने वाला जो भी खतरा है उन चीज़ों से निपटने का काम कोस्ट गार्ड के द्वारा किया जाता है। टू एनफोर्स मैरीटाइम लॉज विद रिस्पेक्ट टू सी, पोचिंग, स्मगलिंग एंड नार्कोटिक्स, समुद्र में अवैध शिकार, तस्करी और नशीले पदार्थों के संबंध में समुद्री कानून को लागू करने का काम होता है। और समुद्री एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को और उसके इकोलॉजी को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने का काम किया जाता है। और समुद्र के अंदर पाई जाने वाली जो भी रेयर स्पीसीज होती हैं, जो भी बहुत ही मतलब कम पाई जाती है, उनको भी प्रोटेक्ट करने का काम इनके द्वारा किया जाता है। टू कलेक्ट साइंटिफिक डाटा एंड बैकअप द नेवी ड्यूरिंग वॉर, युद्ध के दौरान वैज्ञानिक डाटा एकत्र करने और नौसेना को एक तरीके से बैकअप प्रोवाइड करने के लिए भी कोस्ट गार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि नौसेना के साथ, नेवी के साथ थोड़ा रिलेट करते हुए चलते हैं, बिकॉज आप सभी को पता है नेवी भी कहाँ पर एक्ट करती है, पानी के अंदर ही एक्ट करती है, तो इसलिए थोड़ा सा रिलेट करते हुए हम इस चीज़ों को चलते हैं। सो आगे इसी सीरीज़ में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंदर जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग 7 ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे CAPF के अंदर, जिसको पहले पैरामिलिट्री फोर्सेस भी बोला जाता था। इसी सीरीज़ में सबसे पहले हम असम राइफल को पढ़ेंगे। असम राइफल का एस्टेब्लिशमेंट, इसकी स्थापना 1835 में हुई थी। और ये जितने भी आपके पैरामिलिट्री फोर्सेज है उसके अंदर सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट है। और जितने भी आपके 6 से 7 आर्म्ड फोर्सेज है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, उसके अंदर ये एक है। ठीक है, सबसे पुराना है और सबसे एक है। दिस फोर्स प्लेज अ क्रूशल रोल इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो भी आपका उत्तर पूर्व भारत है उसके अंदर एक अहम योगदान है इसका। हैंडलिंग काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर इंसर्जेंसी का मतलब होता है जवाबी कार्रवाई, मतलब अगर कुछ एक्शन हो रहा है तो रिएक्शन होगा, है ना। जैसे मान लो जैसे कोई बॉर्डर है, बॉर्डर पे कोई अगर छेड़छाड़ हुई है या फिर कोई अगर ऐसी गतिविधि देखने को मिली है तो फिर जवाबी कार्रवाई देखने को मिलती है। जैसे आपने ये वाला सुना होगा ना, चाइना के साथ जो अपना बॉर्डर पर लेकर के जो एक क्लेश जो एक चला रहता है, तो अगर चाइना की तरफ से थोड़ा बहुत भी अगर घुसपैठ हुआ होता है तो फिर इंडियन जो सेना है वो क्या करने का काम करती है, एक तरीके से उनको जवाबी कार्रवाई देती है। तो इंसर्जेंसी का मतलब ये होता है। ठीक है, और बॉर्डर सिक्योरिटी ऑपरेशन, जितने भी आपकी सीमा सुरक्षा कार्य है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम राष्ट्रीय राइफल का होता है। ठीक है, असम राइफल का होता है। असम राइफल हैज़ 2 बटालियन, जो इसके 2 बटालियन होते हैं, एक जम्मू कश्मीर में तैनात है और दूसरा कौन सा है, नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फोर्स बटालियन है। और ये आपका इसका बेसिक जो रोल है, उसका एक्टिव रोल कहाँ पर होता है, जो भी आपकी नेचुरल कैलामिटीज़ है, जो भी आपकी प्राकृतिक आपदा है, उसके अंदर एक्ट करने का काम इनके द्वारा किया जाता है। 3 नंबर पर हम पढ़ेंगे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, सीमा सुरक्षा बल के बारे में पढ़ेंगे। BSF इज़ द बॉर्डर गार्ड। आप नाम से ही समझ सकते हो किसकी सिक्योरिटी हो रही है, किसकी सुरक्षा है, बॉर्डर की सिक्योरिटी हो रही है। तो जो भी सीमा संबंधित जो सुरक्षा है वो किसके द्वारा किया जाता है, इस फोर्स के द्वारा किया जाता है। बॉर्डर गार्ड है, यानी कि सीमा को एक तरीके से गार्ड करने का काम इनके द्वारा किया जाता है। और इंडियाज़ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इसको बोला जाता है, भारत की पहली रक्षा पंक्ति किसको बोला जाता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बोला जाता है। अपने इंडिया का एक बाउंड्री होता है ना, अपने हर चीज़ का एक बाउंड्री होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम BSF के द्वारा किया जाता है। 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई और भारत की सीमाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है और भारतीय पुलिस सेवा के एक अधिकारी की अध्यक्षता में होता है। यानी कि इसको हेड करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, IPS ऑफिसर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट की अगर बात करें तो BSF ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिजास्टर मैनेजमेंट। उसके कुछ बटालियंस होते हैं BSF के जो कि ट्रेंड होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ में, और नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स का भी ये हिस्सा होती हैं। तो जब भी कोई आपदा आती है तो इसके अंतर्गत जो BSF का जो टीम है वो एक तरीके से एक्ट करने का काम करता है और एक रिलीफ कार्य यहाँ पर शुरू किया जाता है और जल्दी से वहाँ पर सारी चीज़ों को क्विकली एक्शन में आते हैं।
फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द गुजरात अर्थक्वेक जब आया था 2001 में, तो बीएसएफ जो है सबसे पहले वहाँ पर पहुँचा था और जो जितने भी लोग वहाँ पर फंसे हुए तो उनकी हेल्प की थी। तो बीएसएफ जो है डिजास्टर मैनेजमेंट में पीछे नहीं है। बीएसएफ प्राकृतिक जो आपदा होती है, जो आपदा होती है कहीं ना कहीं, उसके प्रबंधन में काफ़ी हेल्प करता है। नेक्स्ट नंबर पर पढ़ेंगे हम, थर्ड नंबर पर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सीआईएसएफ को पढ़ेंगे। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1969 को इसको एस्टैब्लिश किया गया था। किसके अंदर? संसद का एक अधिनियम है, संसद के अधिनियम केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 के तहत इसको 1969 में एस्टैब्लिश किया गया था। ये आप ध्यान में रखेंगे। इट प्रोवाइड इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ओवर द पब्लिक सेक्टर। आपने एयरपोर्ट वगैरह पे जो ये राइफल वगैरह लिए हुए आपने जवान देखे होंगे, साथ ही आपने मेट्रो के अंदर ज़रूर सफ़र किया होगा। तो मेट्रो के अंदर जो एक बंकर टाइप बना करके जो वहाँ पर राइफल लेकर के खड़े रहते हैं ना, वो किसके होते हैं? वो सीआईएसएफ के ही जवान होते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर आपको एक मतलब पब्लिक जो सेक्टर है वहाँ पर आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। जैसे आपके एयरपोर्ट हो गया, मेट्रो वगैरह हो गया, तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ों को प्रोवाइड करने का काम करते हैं। और जिन भी पर्सनल को सिक्योरिटी मिली होती है, जेड+ सिक्योरिटी आपने सुना होगा बहुत बारी, जेड+, जेड-XY कैटेगरी की जिनको सिक्योरिटी मिली होती है, उनको वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम भी सीआईएसएफ के द्वारा ही किया जाता है। इनका एक स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप होता है एसएसजी इस पर्पज़ के लिए, जो कि ये सारी चीज़ों को देखता है। ठीक है, सीआईएसएफ डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर भी अपना एक मेजर रोल प्ले करता है। इसकी कुछ बटालियंस होती है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स का हिस्सा होती है। तो जब भी कोई आपदा आती है तो ये वहाँ पर क्विकली एक्शन में आते हैं। और एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे, सीआईएसएफ का एक इम्पोर्टेंट एक पॉइंट ये है कि इनके पास एक फुल फ्लेज्ड फायर विंग होती है। ठीक है, एक फायर विंग होती है, यानी कि एक ट्रेंड मतलब पर्सनल प्रोफेशनल होते हैं एक तरीके से, और ट्रेंड होते हैं आग को प्रिवेंट करने में। ठीक है, मतलब प्रिवेंट करने में, ये आग से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो उसको प्रिवेंट करने में, उसको प्रोटेक्ट करने में काम करते हैं। तो ये एक थोड़ा सा ध्यान में रखना। सीआईएसएफ के बाद फुल फ्लेज्ड फायर विंग होती है जो प्रोवाइड करती है फायर प्रिवेंशन एंड फायर प्रोटेक्शन सर्विस टू सेंसिटिव हैजार्डियस यूनिट वेयर द सीआईएसएफ इज ऑन गार्ड। यानी कि इनके पास एक फायर विंग होता है जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही ट्रेंड होते हैं, ये लोग कुशल होते हैं हर चीज़ में, और फायर से रिलेटेड अगर कोई समस्या तो उसको बचाने में, उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के बारे में पढ़ेंगे, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द इनेक्टमेंट ऑफ एक्ट, सीआरपीएफ एक्ट के तहत ही इसको लाया गया है। सेंट्रल सीआरपीएफ एक्ट के तहत 1949 में इस चीज़ को लाया गया था। और इनिशियली प्रारंभ में क्या था, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से था। इसको एग्जिस्टेंस में लाया गया, किसके तहत लाया गया? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में अस्तित्व में आया प्रारंभ में ये। इसका जो प्राइमरी मिशन है, जो इसका मेन जो मकसद है वो क्या है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का वो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन है, यानी कि जवाबी कार्रवाई एक तरीके से। ठीक है, आतंकवाद विरोधी अभियान एक तरीके से चलाना है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है, अगर कोई ऐसी गतिविधि हो रही है तो उसके जवाबी कार्रवाई करने का काम इनके द्वारा किया जाता है। इट ऑल्सो असिस्ट द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, जितने भी राज्य हैं और जितने भी आपके यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको कहीं ना कहीं हेल्प करने का काम करते हैं। सारी चीज़ें वहाँ पर प्रॉपरली लॉ एंड ऑर्डर के तहत चलते रही, ये सारी चीज़ें देखने का काम इनके द्वारा किया जाता है। सीआरपीएफ बटालियन पार्टिसिपेट करते हैं रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में। कोई भी अगर प्राकृतिक आपदा या फिर कोई भी डिजास्टर अगर होती है तो अपनी टीमें वगैरह भेजते हैं। जो बटालियन है वो सारे रेस्क्यू और रिलीफ कार्य वहाँ पर करवाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जो प्राकृतिक आपदा आई थी, जैसे उड़ीसा का सुपर साइक्लोन आया था 1999 में, गुजरात अर्थक्वेक आया था 2001 में, सुनामी 2004 में आया था, और जम्मू कश्मीर अर्थक्वेक था। तो वहाँ पर जो सीआरपीएफ के जो जवान थे उन्होंने रेस्क्यू और रिलीफ का काम वहाँ पर किया था। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से पीछे नहीं है डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर, डिजास्टर रिस्पॉन्स के अंदर रिस्पॉन्स करते हैं सारी चीज़ों में। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी के बारे में पढ़ेंगे, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के बारे में पढ़ेंगे। इंडो तिब्बतन पुलिस फोर्स को एस्टेब्लिश किया गया था 24 अक्टूबर 1962 को, आफ्टर द 1962 सिनो इंडियन कॉन्फ्लिक्ट के बाद। चीन भारत संघर्ष के बाद इस चीज़ को लाया गया था 24 अक्टूबर 1962 में, और इसको सीआरपीएफ एक्ट के तहत ही आईटीबीपी को लाया गया था, इसको क्रिएट किया गया था। ये गार्ड करने का काम करता है भारत तिब्बत सीमा को, और भारत चीन सीमा के पहाड़ी क्षेत्रों की रक्षा करता है, और जो भी आपके उत्तर भारत की सीमाएं हैं उनको निगरानी करने का काम करता है। आईटीबीपी ने भी कंडक्ट किया है मैंने रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन। फर्स्ट रिस्पॉन्डर है हिमालयन रीजन के अंदर, हिमालयी जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर एक तरीके से सबसे पहले रिस्पॉन्ड करने का काम आईटीबीपी के द्वारा किया जाता है।
इन द कैटास्ट्रोफिक फ्लड इन केदारनाथ उत्तराखंड, जब 2013 में केदारनाथ की जो त्रासदी हुई थी तो आईटीबीपी वहाँ पर एक तरीके से रिस्पॉन्ड करने के लिए आई थी। सबसे पहले वहाँ पर सारी चीज़ों को शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ये भी आप चीज़ें ध्यान में रखेंगे। रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर एक शुरुआत करी गई थी, उसको कैरी किया गया था, जिसमें से 33,009 लोगों को बाय मेकिंग ब्रिज एंड पाथ, मतलब जितने भी लोकल रिसोर्सेज थे, जो भी स्थानीय संसाधन थे, उनकी हेल्प से पुल और रास्ते बनाकर करीब 33,000 लोगों को वहाँ से निकाला गया था। तो एक अपने आप में बड़ी बात है। नेक्स्ट पढ़ेंगे सशस्त्र सीमा बल के बारे में पढ़ेंगे, एसएसबी के बारे में पढ़ेंगे। सशस्त्र सीमा बल को मार्च 1963 में सेटअप किया गया था और ये भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा की सुरक्षा करते हैं। दे ऑल्सो डिप्लॉय ड्यूरिंग इलेक्शन के टाइम में, मतदान के टाइम में वहाँ पर जो पोलिंग बूथ है उनकी सिक्योरिटी के लिए भी इन लोगों को, इन जवानों को वहाँ पर जो है एक तरीके से तैनात किया जाता है। इट्स एरिया ऑफ कवरेज इंक्लूडिंग 15 स्टेट, कुछ 15 राज्य इनके कवरेज के अंदर शामिल होते हैं। विद देयर स्विफ्ट रिस्पॉन्स का मतलब होता है, मतलब बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करने का काम करते हैं और एक्सपर्ट कोऑर्डिनेशन होता है इनका, बहुत जल्दी सारी चीज़ों को करते हैं। द प्ले अ पाइवटल रोल इन द रेस्क्यू ऑपरेशन, रिलीफ, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इवैक्यूएशन इफेक्ट, जितने भी आपकी आपदा होती है तो उसके अंदर एक तरीके से क्विक रिस्पॉन्स का काम करते हैं और सारी चीज़ें अच्छे तरीके से वहाँ पर किया जाता है। अर्थक्वेक टू फ्लड एंड, चाहे अर्थक्वेक हो, चाहे भूकंप हो, चाहे बाढ़ आए, चाहे लैंडस्लाइड हो, सशस्त्र सीमा बल जो है एक तरीके से फोर फ्रंट का काम करते हैं, मतलब सबसे पहले आकर के वहाँ पर एक्शन लेने का काम करते हैं और वहाँ पर जो भी अफेक्टेड कम्युनिटीज़ हैं उनको हेल्प करने का काम इनके द्वारा किया जाता है, सशस्त्र सीमा बल के द्वारा। अब पढ़ते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, एनएसजी के बारे में यहाँ पर पढ़ाई करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के बारे में आपने बहुत कई बारी पढ़ा भी होगा, आपको पता भी होगा। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 22 सितंबर 1986 को। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक स्पेशल फोर्स होता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, सीएपीएफ के अंतर्गत ही ये सारी चीज़ें आती है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर ही है ये, इसलिए ये किसके अंतर्गत आती है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इट इज़ एस्टेब्लिश टू काउंटर द सर्ज ऑफ मिलिटेंसी इन द कंट्री, मतलब मिलिटेंसी मतलब कोई भी अगर उग्रवाद या फिर आतंकवाद का अगर कोई भी सीन है तो उससे कहीं ना कहीं निपटने के लिए एक तरीके से नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को लाया गया है। एक तरीके से मतलब एक हाई प्रोफेशनल और ट्रेंड होते हैं ये, इनको बहुत ही अच्छी खासी ट्रेनिंग मिलती है, इनका एक प्रॉपरली एक आउटफिट होता है। आपने वो देखा होगा ना 26/11 वाला जो मुंबई अटैक है वो हुआ था, आपने वो देखा होगा, अगर वो आपने देखा होगा, आप में से सबने ही देखा होगा 26/11 वाला जो मुंबई अटैक हुआ था, तो उसके अंदर एक तरीके से इनका अहम रोल था। जब कोई भी चीज़ काम नहीं आई थी, हर तरफ से अगर निराशा हाथ लगी तो इनको बुलाया गया था। ये वो कमांडो होते हैं जो बिल्कुल ही ट्रेंड होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं हर चीज़ में। जब हर तरीके से निराशा होती है, हर तरीके से अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है, फिर इनको बुलाया जाता है और फिर सिचुएशन पे पार पाने में हेल्प होती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ट्रेंड होते हैं, हर तरीके से ट्रेंड होते हैं। इट इज़ एस्टेब्लिश, इट हैज़ ए हाईली ट्रेन फोर्स विच डील्स विद एक्सेप्शनल सिचुएशन, मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन जब लोकल पुलिस वहाँ से नहीं उसको ठीक कर सकती, उस पर पार नहीं पा सकती, या फिर कोई स्पेशल फोर्स है अगर वो यहाँ पर अगर कम पड़ रही है तो फिर इनको बुलाया जाता है, क्योंकि वो हाईली ट्रेंड होते हैं, इनको प्रोफेशनल एक ट्रेनिंग होती है, हर चीज़ की ट्रेनिंग इनको होती है और एक अच्छे लेवल की, खास लेवल की इनको ट्रेनिंग दी जाती है। आपने देखा होगा ना हेलीकॉप्टर वगैरह से नीचे उतरते हैं एकदम से बिल्डिंग पे, है ना, तो इनको एक प्रॉपर तरीके की इनको ट्रेनिंग होती है। ये एनएसजी कमांडो होते हैं। इट वॉज रेज टू कॉम्बैट टेररिस्ट एक्टिविटीज़ एंड टू गारंटी द स्टेट डो नॉट एक्सपीरियंस, मतलब एक तरीके से जो भी आतंकवादी जो गतिविधि है इन पे ही पार पाने के लिए इन लोगों को ट्रेंड किया जाता है। दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन काउंटरिंग, मैंने 26/11 वाला आपको बताया ना, 26/11 का जो मुंबई हमला हुआ था, आप सभी ने इस चीज़ को देखा होगा। इसमें जो है, इसमें एक तरीके से बचाने के लिए जितने भी टेररिस्ट हैं उनको मारने के लिए एक तरीके से जो कमांडो है, जो एनएसजी कमांडो है, इनका बहुत अहम रोल रहा था इसमें। सो आज की इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको यहाँ पर सब कुछ समझ में आया होगा। आज हमने रोल ऑफ पुलिस और जितने भी आपकी सीएपीएफ के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में स्टडी किया, जितने भी आपकी फोर्सेज हैं उनके बारे में हमने पढ़ा है। शायद इसमें से आपके क्वेश्चन बन जाए, इसलिए मैंने इस चीज़ को इंक्लूड किया है। लाइक करना अगर आपको पसंद आया है तो, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको सेशन कैसा लगा, और ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए टीचिंग गोल्स को, ताकि सभी अपडेट आपको मिलती रहें। कल से आपकी ईवीएस की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी और बचे हुए जितने भी ईवीएस के टॉपिक है वो आपको जल्दी देखने को मिल जाएंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग में।